जय हिंद बच्चों। छिंदवाड़ा से मैं गरिमा बत्रा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 1 को, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके राइटर हैं श्री खुशवंत सिंह। तो आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी, जैसी कि सभी की दादी माँ होती हैं, एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से, जब से मैं दादी माँ को जानता था, वो एक वृद्ध महिला थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और सुंदर थीं और उनके पति थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी जलाने वाली जगह के ऊपर टंगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रखा था और लगभग वो 100 साल की उम्र के लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि जैसे उनकी कभी कोई पत्नी या बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolt यानी होता है क्रांतिकारी। जहां तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, तो ये विचार मुझे काफी आश्चर्यचकित करता था, क्रांतिकारी लगता था। She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर मुझे अपने बचपन के खेलों की बात बताती थी जबकि वो बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यह बात मुझे काफी हास्यास्पद और अशोभनीय लगती थी और हम उनकी बातों को कोई साधु महात्मा या पैगंबर के द्वारा बताई गई कहानियां ही समझते थे। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से थोड़ी ठिगनी सी, मोटी सी और सामने की ओर झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर चारों तरफ आड़ी तिरछी झुर्रियों का, लकीरों का जाल था। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, ये निश्चित है कि वो जैसी दिखती हैं वैसी ही हमेशा से दिखती आ रही हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वृद्ध, इतनी वृद्ध कि उनसे और अधिक बूढ़ी वो नहीं हो सकती और 20 वर्षों से लगातार समान आयु की ही वह बनी रही। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो बहुत ज्यादा सुंदर कभी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से बहुत खूबसूरत रही। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो पूरे घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। एक हाथ उनकी कमर पर होता था ताकि वह अपने शरीर का संतुलन बनाए रख सके और दूसरे हाथ में जपने की माला होती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके सफेद बेतरतीब बाल उनके उदास और अंदर को धंसे हुए चेहरे पर बिखरे होते थे और उनके होंठ लगातार प्रार्थना बुदबुदाते रहते थे। इनऑडिबल यानी जिसे सुना न जा सके।
Yes, she was beautiful. हाँ, वह खूबसूरत थी. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हाँ, वो सुंदर तो थी. वो सर्दियों के पर्वत के समान सफेद, स्वच्छ व शांत दिखाई देती थी. My grandmother and I were good friends. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो वो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे और तब से हम लोग लगातार एक साथ रह रहे थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. वो जब मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना लगातार एक जैसी नीरस आवाज में इस उम्मीद से गाती थी कि मैं उनकी आवाज को ध्यान से सुन रहा हूँ और याद कर रहा हूँ. मैं उनकी आवाज को सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज को प्यार करता था, पसंद करता था, लेकिन कभी भी ध्यान से सुनने या याद करने की कोशिश नहीं की. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी जिसे वो पहले से ही धो पोंछ कर पीली चौक लगाकर रखती थी. एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंकपॉट, एक लाल रंग का पेन, सबको एक साथ बांधकर मुझे देती थी. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. एक मोटी बासी रोटी जिस पर मक्खन और चीनी लगाया हुआ रहता था, उसका नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वो अपने साथ सभी बासी रोटियां ले जाती थी ताकि वो गांव के कुत्तों को दे सकें. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें वर्ण ज्ञान और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जिस समय हम सभी बच्चे बरामदे में पंक्तियों में बैठकर वर्णों को या प्रार्थना को गाते थे, तब दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थीं. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता था तो हम दोनों एक साथ घर के लिए निकलते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. उस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हम जब रोटियों को उनके सामने फेंकते थे तो वो सभी एक दूसरे से लड़ते गुर्राते हुए हमारे पीछे घर तक आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता व्यवस्थित रूप से शहर में स्थापित हो गए, उन्होंने हमें बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. वह हमारी दोस्ती का मोड़ बिंदु या निर्णायक बिंदु था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, पर मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस के द्वारा जाता था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब शहर की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और वह यानी उनकी दादी माँ शहर में घर के आंगन में आए हुए गौरैया पक्षियों को दाना खिलाती थी. As the years rolled by, we saw less of each other.
जैसे जैसे साल बीतते गए अब हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, क्योंकि कुछ समय तक तो वो मुझे लगातार उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि हमारे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. अब ग्रेविटी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो यहाँ इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ, मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्दों को बताता था और कुछ पश्चिमी यानी विदेशों के विद्वानों के बारे में भी बताता था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी गोल है, आदि आदि, ये सब बातें जो वो अपने स्कूल में पढ़कर आता था वही मैं उन्हें बता देता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस सब को सुनकर वो नाराज हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मुझे मेरे लेसन्स को पढ़ने में या मेरी पढ़ाई में कोई भी मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाने वाली चीजों पर विश्वास नहीं करती थी और निराश हो जाती थी कि वहां भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। डिस्ट्रेस्ड यानी निराश हो जाना। One day, I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने स्कूल से आकर बताया कि स्कूल में हमें संगीत की शिक्षा दी गई। She was very disturbed. ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। To her, music had lewd associations. उनके अनुसार संगीत का ज्ञान प्राप्त करना निम्न स्तर के लोगों का काम था। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. संगीत भद्र लोगों के लिए नहीं था, उस पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी से उनकी असहमति जाहिर हो रही थी। She rarely talked to me after that. उसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही कोई बात मुझसे की होगी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मुझे अपना एक खुद का निजी कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. तब हम दोनों के बीच जो एक सामान्य जुड़ाव था वह टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी माँ ने अपने एकांत को जैसे स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी और किसी से भी बात करती थी। मतलब अब वो लगातार अपने चरखे पर सूत काटती रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे में लगी रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी। स्पिनिंग व्हील होता है बच्चों जिससे हम धागे को काटते हैं और या कपास को काटकर सूत बनाते हैं। गांधी जी स्पिनिंग व्हील का प्रयोग करते थे, आपने चित्र में देखा होगा। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के समय जब उनके आराम करने का समय होता था तब वह गौरैया पक्षियों को या चिड़ियों को खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings.
जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के टुकड़े करती थी, तब सैकड़ों की संख्या में चिड़ियां वहां इकट्ठी हो जाती थी और चहचहाहट करती रहती थी। वेरिटेबल का अर्थ होता है वास्तविक, और बेडलम का अर्थ होता है शोर करना, नॉइस करना। Someone came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ चिड़ियां उनके पैरों पर बैठ जाती थी और कुछ उनके कंधों पर। Some even sat on her head. यहाँ तक कि कुछ चिड़ियां उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाया नहीं। शूड अवे यानी शू करके भगाना। It used to be the happiest half hour of the day for her. और वो जो आधा घंटा का समय होता था, वो दादी माँ के लिए सबसे ज्यादा सुख का समय होता था। वो उस समय को चिड़ियों के साथ बहुत एंजॉय। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि दादी माँ इस बात को सुनकर परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. मुझे 5 वर्षों के लिए जाना था और उनसे इस उम्र में ऐसा कोई कार्य, मतलब उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। यहाँ पे लेखक का एक छुपा हुआ अर्थ यह है कि पता नहीं वो जीवित भी रहेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ जीवित रही। वो इतनी भावुक नहीं थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो मुझे भेजते समय भावुक भी नहीं हुई, मतलब रोई नहीं। She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही कोई भावुकता प्रकट की या कोई अपने भावनाएं या संवेदनाएं व्यक्त की। Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. उनके होंठ प्रार्थना कर रहे थे और उनका मस्तिष्क भी प्रार्थना में ही लिप्त था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. और उनकी उंगलियां माला जप रही थीं। Silently, she kissed my forehead. उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूम लिया। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं गया तब मैंने उनके द्वारा गीले किए गए माथे की जो यादें हैं वो अपने पास समेट के रख ली, जैसे कि वो हमारे बीच में आखिरी शारीरिक स्पर्श हो। But that was not so. परंतु ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद जब मैं विदेश से वापस घर आया, तो मैं उनसे स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. ऐसा लग रहा था वो उतनी ही उम्र की हैं, एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. वह एक दिन भी बूढ़ी भी नहीं हुई थी और अभी भी उनके पास शब्द नहीं थे, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तब भी मैंने उनको प्रार्थना करते हुए अपने कानों से सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब मेरे आने के बाद पहले दिन भी उनकी खुशी का सबसे ज्यादा खुशी का जो समय था वो था चिड़ियों को देर तक खिलाना और हल्की फुल्की झिड़कियों के साथ। फ्रिवोलस यानी हल्की फुल्की, रिब्यूक यानी होता है झिड़कना या डांटना। In the evening, a change came over her. शाम के समय उनमें एक परिवर्तन नजर आया। She did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने एक पुरानी ढोलक इकट्ठी की और गाना गाने लगी। साथ ही साथ उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को भी इकट्ठा किया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum
and sang of the homecoming of warriors. कई घंटों तक लटकती हुई ढीली ढाली सी ढोलक पर थाप के साथ वो गीत गाती रहीं जैसे कि कोई विजेता लड़ाई के बाद घर आया हो. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हम लोगों ने उन्हें रोका. That was the first time since I had known her that she did not pray. और ऐसा पहली बार हुआ था जबकि वो लगातार उन्होंने सिर्फ गीत गाए और प्रार्थना नहीं की. The next morning she was taken ill. अगले दिन सुबह वह बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. वो एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि बुखार उतर जाएगा. But my grandmother thought differently. परंतु मेरी दादी माँ कुछ अलग सोच रही थी. She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत अब नजदीक है. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब उन्होंने कहा कि क्योंकि अब उनके जीवन के आखिरी अध्याय के खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, उन्होंने प्रार्थना नहीं की. अब वो हमसे बात करने में कोई भी समय व्यर्थ करना नहीं चाहती थी. We protested. हमने विरोध किया. But she ignored our protest. परंतु उन्होंने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वो शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं और माला का जाप करती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इसके पहले कि हम लोग कुछ अंदाज लगा पाते, उनके होंठ अचानक रुक गए और उनकी बेजान उंगलियों से माला नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांतिपूर्ण निर्जीवता उनके चेहरे पर फैल गई और हमें पता चल गया कि अब उनका जीवन समाप्त हो गया है. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हम लोगों ने उन्हें रीति के अनुसार पलंग से नीचे उतारा, फर्श पर लिटाया और शरीर पर लाल रंग का कफन डाल दिया. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटे विलाप करने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़ दिया हमने और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम के समय हम उनके कमरे में अर्थी काठी लेकर गए. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे में प्रकाश आ रहा था, स्वर्ण जैसे चमक रहा था. We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन की आधी दूर जाकर रुक गए. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां उन्हें लाल कफन में लपेट कर लिटाया गया था, हजारों की संख्या में गौरैया चिड़ियां फर्श पर फैली हुई थीं. There was no chirrupings. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. उनमें कोई चहचहाहट नहीं थी. हमें उनकी स्थिति पर दुख हुआ. मेरी माँ उन चिड़ियों के खाने के लिए रोटी के टुकड़ों को लाई. She broke it into little crumbs. उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. And where my grandmother used to and threw it to them. जैसे हमारी दादी माँ करती थी और उन चिड़ियों के सामने फेंक दिया. The sparrows took no notice of the bread. गौरैया चिड़ियों ने उन टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हम दादी माँ की मृत देह को ले गए, तो सभी चिड़ियां चुपचाप उड़ गईं. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अगले दिन स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को उठाया और कचरे के डब्बे में डाल दिया.
सो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों. प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चन आंसर.